नमस्कार दोस्तों। हम लोग 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, शीत युद्ध का दौर, उस पर बात कर रहे थे। अब इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद कैसे कोल्ड वॉर की परिस्थितियाँ बनने लगी। हमने देखा 14 to 18 तक, 1914 to 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा, फिर 1939 to 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा। 45 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनने लगी जिससे कोल्ड वॉर की स्थितियाँ तैयार होने लग गई। परिस्थितियाँ 1917 में बनने लगी थी जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ। तो रशियन रेवोल्यूशन के दौर पे ही रूस में समाजवाद का प्रभाव हो गया था व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। हम इस पर बात कर चुके थे, फोटोग्राफ्स भी कल देख लिए थे। और इस 1917 के रूसी समाजवाद की वजह से रूस समाजवाद की चपेट में आया और धीरे धीरे जब हिटलर का अटैक हो रहा था, जब एक्सिस पावर्स का अटैक हो रहा था यूरोप पे, फ्रांस पे, ब्रिटेन पे, 1941 तक तो समेट दिया था हिटलर ने इन लोगों को। उसके बाद जब ये यूरोप का है ईस्ट फ्रंट, ये है वेस्ट फ्रंट। तो ईस्ट फ्रंट पे एक बार देख लेते हैं इसे। ईस्ट फ्रंट पे जब कहाँ गया ईस्ट फ्रंट, ये रहा। हमने देख लिया था कि ये तो रहा आपका ईस्ट फ्रंट, ये तो रहा ईस्ट फ्रंट, ये रहा वेस्ट फ्रंट। तब यही डिमांड की गई थी कि इधर अटैक हो रहा है, तो इन देशों से रशिया ने डिमांड की थी कि वेस्ट फ्रंट पे भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। पर ये खोलना नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे कि ठीक है समाजवाद अपने आप ख़त्म कर देंगे, मुसोलिनी, हिरोहितो और हिटलर तीनों मिलकर के, मतलब जापान, जर्मनी और इटली तीनों मिलकर ख़त्म कर देंगे इसे। पर ऐसा हुआ नहीं और रशिया यहाँ तक पहुँचने लगा। जब रशिया यहाँ पहुँचने लगा तो लगा कि हाँ ये समाजवाद की चपेट में आ जाएगा पूरा एरिया। तब इन्होंने फाइट स्टार्ट करी यहाँ से, ये मोर्चा चालू कर रहे हैं इन्होंने, और फिर धीरे धीरे इसके अगेंस्ट लड़ने लगे। एक टाइमलाइन की बात करना चालू किया था हमने कल कि किस किस स्थिति में क्या क्या हुआ था। हमने देखा था कल कि 1945 में, ये वो दौर है 44-45 का, जब वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये बन गई हैं। और इस वर्ल्ड बैंक IMF के थ्रू इन्होंने $40 करोड़ तो सिर्फ किसको दिए थे, ग्रीस और टर्की को, कि ये समाजवाद की चपेट में ना आ जाए। ठीक है, इसमें देखा भी था कल हमने, ये ग्रीस और ये टर्की, इन्हें दिया गया था कि 40 करोड़ की रियायत तो इन्हें दी गई थी। इसके अलावा जो ये आयरन कर्टेन की बात की थी चर्चिल ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, कि ये इधर प्रभाव ना आ सके समाजवाद का, इस पे बात हुई थी कल। तो कहने का मतलब ये है कि 45 से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई और एक गुट बनना स्टार्ट हुआ जो पूंजीवादी गुट था। हमने देखा था कल कि नाइनटीन 45 में वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना। इसके बाद 1946 अगस्त की बात है, डंकर्क संधि हुई थी। इस डंकर्क संधि के थ्रू क्या था कि ये जो देश है ये मिलकर के एक दूसरे की सहायता करेंगे ताकि समाजवाद का प्रसार ना हो। इसके बाद 47 में ब्रुसेल्स की संधि हुई थी। नहीं यार, सॉरी, ये थोड़ी सी हो गई। अगस्त 47 के अंदर डंकर्क संधि हुई थी। ब्रुसेल्स 1948 के अंदर हुआ था, है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई गलती से। आगे चलो। इसके बाद 1949 अप्रैल के अंदर नाटो बनवा लिया था हमने बात की थी कि नाटो बना दिया इन देशों ने मिलकर के, और इस वर्ल्ड बैंक IMF के थ्रू 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का वितरण कर दिया गया था, जिसमें 40 करोड़ तो ग्रीस और टर्की को दिए गए थे। ये सारी बातें हो चुकी थी हमारी। इसके बाद आगे जाकर के 1950 का दौर था। इस 50 के दौर में कोरिया का युद्ध हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं जाना है, हमें उससे पहले एक चीज़ देखनी है कि इस नाटो से किस किस टाइप की स्थितियाँ पैदा हुई कि आगे जा कर के
रशिया को वार्सा पैक्ट बनाना पड़ा 1955 में। आगे जा करके नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्थापना करनी पड़ी इंडिया को। इंडिया एंड बाकी फाउंडिंग नेशन, यूगोस्लाविया भी था इसमें इजिप्ट भी था, घाना भी था। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे नाम की, नॉन अलाइंग मूवमेंट की, क्योंकि नाटो को हम समझ लिए थे कल थोड़ा बहुत, बाकी बचा कुछ देख लेंगे अगर कुछ रह जाता है तो। इस मैप में देखेंगे कि फाउंडिंग स्टेट्स हैं नाटो के, इसमें एक तो घाना है, घाने के अलावा यूगोस्लाविया है, इजिप्ट है, इंडिया है और इंडोनेशिया। ये तो 5 वो हैं जो बनाए थे। बनाया कैसे था इन्होंने? 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन किया गया। साहब ऐसी ऐसी बात है, दुनिया में ध्रुवीयता बढ़ रही है, 2 ध्रुवीयता बढ़ रही है, इसे रोका कैसे जाए? एक तरफ नाटो है, दूसरी तरफ सोवियत संघ है, ये भी तैयार हो गया। 55 का दौर है तो सोवियत संघ की स्थापना भी हो चुकी है, वार्सा पैक्ट की स्थापना भी हो चुकी है। तो इन 2 ध्रुवीयता से कैसे बचा जाए? ठीक है साहब, बांडुंग बनाएंगे। आगे जाके यूगोस्लाविया के अंदर 1961 के अंदर, ये लिखा हुआ भी है इसमें, 61 के अंदर बेलग्रेड समझौता हुआ। इस बेलग्रेड समझौते के अंतर्गत नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम की स्थापना कर दी गई। ये वो कंट्रीज हैं जो दोनों ही ध्रुवों से बच के रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं क्योंकि ये नव स्वतंत्र देश हैं, ये अगर किसी न किसी गुट में शामिल हो जाएंगे तो इन्हें पता है आगे जाकर के अगर अमेरिका जीत गया तो फिर लपेट देगा और फिर कब्जा कर लेगा, और इधर जाकर के अगर ये जीत गया तो ये समेट देगा। तो इन्होंने ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई कि जो हमारी मदद करेगा दोनों से मदद लेंगे, मिल बांट करके काम करेंगे। अच्छी बात है। आगे क्या हुआ? अब ये नाम बन गया, तो क्या वर्तमान में नाम प्रासंगिक है? क्या आज के टाइम पर नाम प्रासंगिक है? ये बात उठी आगे जा करके। ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं नाम के, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स है। ठीक है, अब तो मतलब टुकड़े हो चुके हैं इनके, यूगोस्लाविया के 91 में, उसके बाद से ये मेंबर स्टेट्स हैं नाम के, ये तो काफ़ी संख्या है नाम की, नॉन अलाइंग मूवमेंट मेंबर की काफ़ी संख्या है। लेकिन क्या ये वास्तव में सही है? तो कुछ आलोचक कहते हैं इसके बारे में। देखो भाई क्या क्या कहते हैं। एक वाकया हुआ 1962 के अंदर, भारत चीन का युद्ध हुआ साहब। अब इस भारत चीन के युद्ध में चीन ने भारत से अच्छा खासा संघर्ष किया। तो इस दौर में जो गुटनिरपेक्ष देश थे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नहीं निभाई। अब नहीं निभाई तो नेहरू जी ने उस वजह से अमेरिका से मदद मांगी, फ्रांस से मदद मांगी, ब्रिटेन से मदद मांगी, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी कि कोई तो मदद करो, बचाओ चीन से, समस्या गंभीर है। तो भारत ने एक थोड़ी स्थिति सी महसूस करी उस समय पर कि किसी ना किसी पक्ष की तो सहायता लेनी ही पड़ेगी जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब जब हमारा युद्ध 71 में हुआ है तो हुआ क्या कि चीन और ये रशिया का भी 1969 में एक छोटा मोटा सा बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था, वॉर हो गई थी। तो इससे चीन और हमारा मित्र पाकिस्तान और अमेरिका का एक गुट बन गया। ये इंडिया यूएस रिलेशन भी रिकॉर्ड किया था मैंने, तो उसमें भी ये बात समझा रखी है मैंने कि एक गुट बन गया जिसमें एक तरफ तो कौन है? चीन, अमेरिका, और साथ में कौन है? आ गया पाकिस्तान। इनका गुट बन गया साहब। तब रशिया ने हमसे संधि करी 1971 की। 1971 की मिलिट्री संधि थी, उसमें हमने डिस्कस कर रखी है कि अगर अमेरिका का झगड़ा होगा किसी भी XYZ सऊदी अरब देश से तो रशिया इसकी सहायता नहीं करेगा, रशिया हमारी सहायता करेगा। उस देश से रशिया को संबंध नहीं रखेगा। और अगर रशिया के रिश्ते खराब होंगे यूक्रेन से, कहाँ गया यूक्रेन? यूक्रेन नहीं दिख रहा, ये रहा, हाँ यूक्रेन यही है। तो रशिया के अगर संबंध खराब होंगे यूक्रेन से तो हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हम रूस का साथ देंगे इसमें, यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। देख लिया वर्ल्ड ने अभी इस टाइम पर। तो इस टाइप की चीज़ें बनी थी। तो फिर एक तो बन गया रूस, एक बन गया भारत, और एक है वियतनाम संकट। ये वियतनाम हमारा मित्र बन गया इस जगह पर। तो 3 देशों का ग्रुप ऐसा बन गया और 3 देशों का ग्रुप ऐसे बन गया। ठीक है, अभी वियतनाम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो 71 में एक संधि हुई है। ये बढ़िया शानदार रिश्ते रहे 80 तक। तो गुटनिरपेक्ष देश खुद कंफ्यूज हो गए कि साहब 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ, समझ में आता है। 71 में ये रशिया इंडिया की दोस्ती हो गई, ये भी समझ में आता है। 80 तक रिश्ते मजबूत रहे। भारत तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो फाउंडर मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, तो ये कैसे रूस के गुट में शामिल हो गया? क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक और मुद्दा गड़बड़ाया। वो मुद्दा ये गड़बड़ाया
कि एक सेकेंड, मुद्दा ये गड़बड़ाया कि यहाँ एक देश है लीबिया, लीबिया पे अटैक कर दिया अमेरिका ने। कैसे अटैक कर दिया? लीबिया का जो उस समय कर्नल था, फोटो है उसकी हमारे पास, ये रहा, गद्दाफी, ये लीबिया रहा। तो इस लीबिया के तेल कुएं एटसेट्रा और कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, ये कभी रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर जिसमें अमेरिका अफ्रीका थोड़ा पढ़ाएंगे, तब इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी अगर इस पर डिटेल में बात करेंगे तो फिर हमारा जो है टॉपिक फर्स्ट चैप्टर वो आउट ऑफ सिलेबस चल जाएंगे, हम बहुत लेवल बढ़ जाएगा। तो ये गद्दाफी जो है, इस गद्दाफी के महल पर अटैक कर दिया साहब। अब गद्दाफी के महल पर अटैक कर दिया, नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज कुछ नहीं बोल सके अमेरिका के खिलाफ। तब गद्दाफी ने खुद ने कह दिया कि जब हम पर बम बरसाए गए, हमारे महल पर बम बरसाए गए, तब नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज कहाँ थे? सही बात है। आगे जाके 2011 में तो गद्दाफी को फिर मार ही दिया गया था, भीड़ ने मार दिया था। और अमेरिका ने फिर ये इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये मोरक्को यहाँ पर अमेरिकी समर्थित सरकार बना दी। इसे चमेली रेवोल्यूशन, जैस्मिन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये सब कुछ हो गया था। तो इस पर भी क्वेश्चन उठाते हैं कि ये सारे के सारे कहाँ गए? एक सेकेंड, कि नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज है, ये सारे के सारे गए कहाँ? ये तो सपोर्ट कर रहे थे, छोटी मोटी बात होएगी तो, और जब इतना बड़ा युद्ध सा हो गया है, इतनी बड़ी परिस्थितियां सी बिगड़ गई है, तो गए कहाँ सारे के सारे कंट्रीज, नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद एक और समस्या पैदा हुई। समस्या क्या पैदा हुई? 97 की बात है। इस 97 के दौर में जापान, अच्छा, यूएन के सुरक्षा परिषद, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 15 टोटल सीटिंग होती है, 15 मेंबर होते हैं इसमें। तो इस 15 सदस्यों में से एक का जब सीट का जब इलेक्शन चल रहा था, तब ज़्यादा तो गुटनिरपेक्ष देश फाउंडिंग मेंबर के सपोर्ट में होने चाहिए ना ये, पर जीत कौन गया हमसे? जापान। तो यहाँ पर भी गुटनिरपेक्ष देशों के मामले में बड़ा थोड़ा जी दुखा, ये मान लो आप। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष देशों की स्थिति पर यह भी क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट है यूगोस्लाविया की स्थिति। यूगोस्लाविया खुद अभी देखा हमने फाउंडिंग स्टेट्स में से है, जिसने गुटनिरपेक्ष जो संगठन है इसकी स्थापना करी है। यूगोस्लाविया खुद सर्बिया से उलझा हुआ है उस समय, खुद चेक से उलझा हुआ है, खुद स्लोवाक से उलझा हुआ है और खुद बोस्निया से उलझा हुआ है। तो भैया गुटनिरपेक्ष कहाँ रह गया? एक तरफ तो आप गुटनिरपेक्ष देशों की बात करते हो, भाई गुटनिरपेक्ष संगठन की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप खुद ही उलझे हुए हो, तो गुटनिरपेक्षता रह कहाँ गई? नेक्स्ट, इसमें अगर बात करें इंडोनेशिया की, ये इंडोनेशिया भी फाउंडिंग मेंबर है, पर ये खुद ऑलरेडी किस ग्रुप में है? ये अमेरिकन गुट से संबंधित है। ये आ रही बात समझ में? जब अहमद सुकर्णो यहाँ से, अहमद सुकर्णो का सत्ता सौंपी गई थी, तब डच जो कंट्रोल था यहाँ पर, तो डच कंट्रोल हटा के, अमेरिकी कंट्रोल हटा करके अहमद सुकर्णो को इंडोनेशिया की सत्ता सौंप दी गई थी। ये भी कभी पढ़ेंगे जब विश्व की पॉलिटिक्स वगैरह कभी रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर तब। दूसरी बात, इजिप्ट को ले लो आप लोग, ये भी फाउंडिंग मेंबर है और ये खुद भी अमेरिकी गुट में बैठा हुआ है पूरी तरह से। कैसे बैठा हुआ है साहब? ऐसे बैठा हुआ है कि 1973 में फोर्थ गल्फ वॉर हुई। इस फोर्थ गल्फ वॉर के दौरान ये जो सोवियत आर्मी नहीं है, ये सोवियत आर्मी यहाँ इजराइल के मुद्दे पर लेकर के लड़ाई चल रही है। तो सोवियत आर्मी ने इन अरब कंट्रीज को हथियार सौंप दिए अच्छे खासे, बढ़िया बढ़िया लड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट था अमेरिका का। लेकिन जब इन अरबों ने इस इजराइल वाले एरिया में इजराइल को पीछे करना चालू करा, हराना चालू करा, तब अचानक इजिप्ट ने पलटी मारी। इजिप्ट किसकी गोद में जाके बैठ गया? अमेरिका की गोद में। तो भैया आप तो गुटनिरपेक्ष हो ना, और आप फिर खुद ऐसी स्थितियाँ। तो इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के गुटनिरपेक्षता पर क्वेश्चन उठते हैं कि क्या वास्तव में आज ये प्रासंगिक है। लेकिन फिर कुछ इसके समर्थक हैं, वो इसके पक्ष में बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जो 21वीं शताब्दी है वो आर्थिक रूप से मजबूत शताब्दी होगी। क्यों? जिसके पास आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी, लाइक चीन की भी इकोनॉमी है जो शानदार चल रही है इस टाइम पर। वैसे वो अमेरिका के बराबर पावरफुल नहीं है आर्मी वगैरह के मामले में, लेकिन इकोनॉमी शानदार चल रही है इसकी। तो ये जो है 21वीं शताब्दी, ये इकोनॉमिक रूप से जो मजबूत होगा उससे वही शक्तिशाली होगा, वही प्रभावशाली होगा। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष देश अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या फिर साथ रह करके
उस स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो जलवायु का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। दूसरा, जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण के मामले में गुटनिरपेक्ष देश अपना एक बड़ा सारा एक ग्रुप बना करके साथ चल करके अपनी मांगें मनवा सकते हैं, अपनी बातें सामने रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और भी बहुत सारे पहलू है कि नाम है, ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है, ये जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, ये प्रासंगिक है कि नहीं है, इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं इस टाइप से लेकर के। तो अब कुछ परिस्थितियां पैदा हुई, उस पर बात कर लेते हैं एक बार कि वो परिस्थितियां क्या क्या पैदा हुई। कि हमने देखा, इस पेज को खोल लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस पे कल हमने बात की थी कि यह हाइड्रोजन बम है, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा 1945 में क्या हुआ। एक तो अच्छा, इसमें 44 भी लिख लेते हैं, 44 45 की बातें। एक तो बना वर्ल्ड बैंक और एक बना IMF, सही बात है। 1947 अगस्त में क्या हुई, डिंकर्क संधि, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद 1948 में क्या हुआ, बेल्जियम में ब्रुसेल्स समझौता हुआ। फिर 1949 अप्रैल में क्या बना साहब, नाटो बना, ठीक है। आगे चलेंगे। अब 1950 के दौर में क्या हुआ, कोरिया युद्ध हो गया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कंट्रोल। क्या बात थी, बात सिर्फ ये थी कि ये रहा नॉर्थ कोरिया, जिसको सपोर्ट कर रहा है कौन, रूस और चाइना दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। साउथ कोरिया को UN के बैनर तले कौन सपोर्ट कर रहा है साहब, अमेरिका कर रहा है। 50 से 53 तक कोरिया युद्ध चलता रहा और उसके बाद 38 डिग्री समांतर के आधार पर इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। चलो साहब, अच्छी बात है। फिर इसके बाद 50 से 53 ये हो ही गया कोरिया युद्ध। 1955 के दौर में क्या हुआ, एक तो बना सेंटो 55 में, और इधर रशिया का क्या बन गया, वारसा पैक्ट। ये वारसा पैक्ट उस एवज में बनाया गया था कि किस टाइप से नाटो मेंबर्स, नाटो कंट्रीज का सामना करना है, ठीक है। देखो इसमें ये वारसा पैक्ट, इसके बारे में कल बात कर ही ली थी हमने कि 1955 में वारसा पैक्ट बन गया था, ठीक है। आगे चलो। फिर 1956 के दौरान, हंगरी नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, इस हंगरी में सोवियत फौजें जबरदस्ती घुस गई, सोवियत आर्मी। बात सिर्फ ये है कि सोवियत समर्थित सरकार बनी रहे, अमेरिकी समर्थित जनता इसका विरोध कर रही थी, ठीक है। और बाकी डिटेल में, लेकिन अपने काम की चीज़ यहाँ पर नहीं है। आगे चलो। फिर आ गया 1961 का दौर। इस 61 के दौर पर बे ऑफ पिक्स, बे ऑफ पिक्स क्यूबा के पास, क्यूबा में एक जगह है जहां पर अमेरिका ने अटैक करना चालू करा, और 1962 में फिर क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है क्यूबा मिसाइल संकट, देख लेते हैं इसको भी। ये आ जाओ, ये नक्शा अमेरिका का है और ये रहा एक देश क्यूबा। इस क्यूबा में समाजवाद की स्थापना हो गई। समाजवाद की स्थापना हो गई, क्यों हुई समाजवाद की स्थापना, नहीं होनी चाहिए, ये बात कौन चाहता है, अमेरिका की। अमेरिकी महाद्वीप के अंदर कोई समाजवाद की स्थापना कर दे, हाउ इज दैट पॉसिबल। दो आदमी है इसके लिए, एक तो फिदल कास्त्रो और एक चे गुवेरा। चे गुवेरा की फोटो नहीं है इसमें, फिदल कास्त्रो की, ये रहे फिदल कास्त्रो, ठीक है, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे क्यूबा के। और इनको सपोर्ट मिला निकिता ख्रुश्चेव का, ये USSR के उस समय के राष्ट्रपति हैं, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, ठीक है।
अब इस क्यूबा के अंदर मिसाइल संकट हो गया साहब। क्या हो गया इसमें? ये क्यूबा की वो लोकेशन है जहाँ पे इतनी सारी मिसाइल्स, शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स। अच्छा, इसके एक अलग से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अलग से अच्छा खासा वीडियो बना करके। एक बार हम टाइमलाइन पे चलते हैं ताकि वह कनेक्टिविटी बैठा लें हमारी। 62 हो गई, 62 का दौर हो गया। अब 1965, अच्छा 62 में हमारा भी हुआ है, भारत चीन, ये भी हुआ है। 65 के दौर में अगर देखें तो फिर हमारा पड़ोसी भारत और पाकिस्तान। क्यों मिसाइल संकट को अलग से पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। कैसे शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर के आया गया, कैसे लॉक लगा दिया गया आसपास में, फिर आगे जाके परमाणु स्थिति तक कैसे चली गई बातें, और फिर कैसे उसको सॉल्व किया गया। ठीक है, फिर ये 1971, यहाँ पे एक बार फिर भिड़ लिए हम लोग, भारत और पाकिस्तान। फिर ये 1975। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें, इसमें से एक लाइन निकाल लें बीच में से, 1967 टू 1973 यह हुई थी वियतनाम वॉर। इसको भी उस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अलग से। एक बार थोड़ा मैप में देख लें कि वियतनाम वॉर का क्या सिस्टम था। इसमें देखिए कुछ नहीं है, ये कम्युनिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, तो इतना इतना ये वियतनाम भी कम्युनिस्ट बना लिया इन्होंने। अमेरिका और कुछ कम्युनिस्ट लोग जो यहाँ पे, जो कुछ कोरियंस लोग जो नहीं, वियतनाम के लोग जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिज्म फैले, उसको रोकने के लिए यहाँ पे अमेरिका ने यूएन के सपोर्ट में और यहाँ पर रूस और चाइना मिल करके इसको सपोर्ट करने लगे। तो ये वियतनाम वॉर थी। इसका भी नेक्स्ट वाला लेक्चर जो रिकॉर्ड करेंगे उसमें डिटेल से बात करेंगे। वॉर की नेक्स्ट अलग से बढ़ाएंगे एक। तो 75 में क्या हुआ, अंगोला में अमेरिकी सेनाएं घुस गई अवस्थी। ठीक है, फिर इसके बाद 1978 का दौर। इस 78 में सद्दाम हुसैन को बैठा दिया गया इराक में। अरे बात समझ में, सद्दाम हुसैन को बैठा दिया गया इराक के अंदर। कहाँ है इराक? यहाँ है इराक, ये रहा ईरान, सऊदी अरब, ये इराक, यहाँ जबरदस्ती बैठा दिया गया। फिर आगे जाके सद्दाम हुसैन को भी उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, वो शायद चौथा या पांचवा चैप्टर है। 78 के बाद अब ले लो 1979। ये एक जोरदार साल है। जोरदार साल क्यों है? इससे लेकर के इस तक 79 टू 81 तक पाकिस्तान जो पहले से सेंटो सीएटो का मेंबर था, वो अब पसीने जोरदार आ रहे हैं, बारिश हो रही है, उमस हो रही है। 79 टू 81, ये जो 79 टू 81 का दौर है, इस दौर में पाकिस्तान मेंबर बन जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम का। तो ये भी एक आलोचना ही है कि पाकिस्तान उस दौर में हमारा सदस्य बन रहा है, नाम का सदस्य बन रहा है, जबकि वो पहले से खुद सीएटो और सेंटो का। इसलिए मैं बड़ा शानदार समय मानता हूँ इसको, 80 से 81 को। फिर आगे देखो, नाइनटीन 1980 में भी हमने बात की थी कि लीबिया के कर्नल कौन थे? गद्दाफी। उनके महल पर बमबारी की गई थी, बहुत गलत काम किया गया है ना, अमेरिकी सत्ता स्थापित करने के लिए। फिर उसके बाद आगे क्या रह रहा है, ये 1989, ये 79 का एक टाइम और निकाल लो कि सोवियत जो सेना है, ये सोवियत सेना एंटर कर जाएगी अफगानिस्तान में, और 89 में यहाँ से चली जाएंगी ये। ठीक है, क्यों चली जाएगी? इसके लिए भी अमेरिका के पास दिमाग है। क्या कर रहा है अमेरिका यहाँ पर? यहाँ पे जो मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन कैसे होते हैं, एक फोटो देख लेते हैं मुजाहिदीनों की। ये वो मेंबर है नॉन अलाइंग मूवमेंट के, नेहरू जी एंड पार्टी। ठीक है, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की स्थापना की थी। अब ये एक फोटो है शानदार सी। शानदार इसलिए
क्योंकि इन जिन मुजाहिदीनों को अमेरिका भी बैठा रहा है खुद के पास में, इन्हीं मुजाहिदीनों को अमेरिका मार के भगाएगा। ये रोनाल्ड रीगन है, कहाँ रह गए, ये रहे 81 में इनकी सरकार बनी रोनाल्ड रीगन की। ये इन मुजाहिदीनों को साथ मिलकर के कि कैसे सोवियत सेना को निकालना है बाहर। तो रोनाल्ड रीगन जब 81 में राष्ट्रपति बनेंगे तब वो इस टाइप की चीज़ें करेंगे। तो ये भी एक जोरदारी समय था। तो इन मुजाहिदीनों की मैं यही बात कर रहा था कि इन मुजाहिदीनों को निकालने के लिए एक तो मिलेगा अमेरिका, साथ में एक होगा चीन और एक होगा पाकिस्तान। अरे बात समझ में? तो ये 3 गुट मिलेगा और मुजाहिदीनों को कैसे सोवियत से निकालना है, यूएसएसआर से निकालना है, इसके लिए प्लानिंग बन रही है यहाँ पे। और मुजाहिदीनों को हथियार सप्लाई किए जाएंगे, सब कुछ होगा। पर वही आगे जा करके जब ओसामा बिन लादेन यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा देगा 2001 के अंदर 9/11 की जो घटना हो जाएगी, तब यही अमेरिकी लोग, अमेरिकी राष्ट्रपति साफ कर देंगे अमेरिका को और अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी आर्मी खोज जाएगी। अमेरिका को तो साफ कोई कर नहीं सकता फिलहाल। और इसके बाद 89 हो गया और ये 1991 जिसमें यूगोस्लाविया का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और साथ में यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें फिलहाल करना क्या है, कहाँ गया 2-4 युद्ध समझने हमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्यूबा मिसाइल संकट, इसको देखेंगे क्योंकि चैप्टर में भी दे रखा ही है। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा देख लेंगे वियतनाम वॉर, ठीक है। फिर एक कोरिया युद्ध। इन 3 को लेकर के एक नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको एक बार रिवाइज कर लेना और ये आपका काम आसान कर देगा काफ़ी। ये हमने अभी टाइमलाइन एक करी है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।